दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। मैं राहुल कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके यूट्यूब चैनल में मैं आज ऐसी प्रैक्टिस लेके आया हूं जिसमें अपन ऐसे मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से अपना अलग ही नज़रिया रखते हैं, अपना अलग ही टास्क रखते हैं। क्योंकि ऐसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरी वाले, जिनमें उनका जो एग्जामिनर का जो होता है गोल, वो क्या होता है कि आपके क्वेश्चन के आंसर को क्या करना, रोंग करने के साथ साथ उनका एक और गोल होता है कि उनके जो माइनस में लेने के जो चांस होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, माइनस में आपके चांस देने के ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए वो माइनस में आपके क्वेश्चंस ले लेता है। इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो माइनस में ना जाए। तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, दूध से मक्खन निकालने पर, दूध से जो मक्खन निकालते हैं उसमें क्या होता है, दूध का क्या होता है घनत्व, डेंसिटी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है, घट जाता है। तो दूध से यदि अपन मक्खन निकालते हैं तो दूध का क्या हो जाता है, घनत्व घट जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ होता है, किसी वस्तु के यदि ताप में अपन टेम्परेचर में यदि क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया तो क्या होगा, जो वस्तु की उसमें ऊर्जा होगी, वस्तु की हीट एनर्जी होगी, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। आपको ये याद रखना है, वस्तु के ताप में टेम्परेचर में इंक्रीज़ करने पर, टेम्परेचर को इंक्रीज़ या फिर ताप में वृद्धि करने पर वस्तु की उसमें ऊर्जा क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है दाब से रिलेटेड। क्या है, दाब से रिलेटेड। सबसे पहले आपसे पूछता हूँ मैं एक क्वेश्चन की, जो दाब होता है, जो प्रेशर होता है, वो क्या होता है, एक प्रकार की अदिश राशि होता है या सदिश, आपको कमेंट करके बताना है। और जो दाब होता है, दाब का मात्रक क्या होता है ये भी आपको बताना है। दाब का जो एसआई नहीं, दाब का एमकेएस मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है। क्या होता है दाब का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। फोर्स अपॉन में एरिया होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। मैंने इस क्वेश्चन को लगभग 2 से 4 बार करा दिया है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट किस श्रेणी में आता है, तो इसको आपको मोस्ट लगा लेना है। दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, पास्कल होता है, आपको याद रखना है। जैसे टेम्परेचर का केल्विन होता है, दाब का पास्कल होता है। ऐसे आपको ऐसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, इसका क्या हो जाएगा, पास्कल। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे क्या है, बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित था। सबसे पहले बर्नौली प्रमेय क्या होती है, बर्नौली प्रमेय जो होती है ना वो क्या होती है, जैसे अपन पानी की जो पाइप होती है, पानी की जो पाइप होती है, जैसे अपन 11वीं क्लास में पढ़ा था, ऐसे पानी की पाइप थी, इधर जो एरिया था वो A1 था, इधर A2 था, इधर V1 आयतन था, इधर V2 आयतन था। तो अपन A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 ऐसे पढ़ते। तो इसमें क्या होता था, पाइप 1 के द्वारा जो बहाव होता था वो जाता था पाइप 2 की तरफ। तो यहाँ से बर्नौली प्रमेय के आधार पे अपन बहाव ज्ञात करते थे। तो ये अपन 11वीं क्लास की बात थी। तो अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित होती है, एनर्जी कंजर्वेशन पर, मास कंजर्वेशन पर, मोमेंटम कंजर्वेशन पर, या फिर नन ऑफ दिस। आपको बता दो जो बर्नौली प्रमेय होती है वो एनर्जी कंजर्वेशन यानी ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे है, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। सबसे पहले आपको पता है कि एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। आपको ये याद रखना है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। एंगस्ट्रॉम के बारे में अपन पढ़ते हैं तो अपन वेवलेंथ यानी जो वेवलेंथ वाला चैप्टर होता है जिसमें अपन वेवलेंथ की ज़्यादा बात करते हैं, तरंग धैर्य की। हमेशा जो तरंग धैर्य आती है वेवलेंथ, किसी भी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में वैल्यू दी हुई तो वे ऐसे दी हुई होती है, जैसे तरंग धैर्य कितनी है, 600 एंगस्ट्रॉम ऐसे दी हुई होती है। 800 एंगस्ट्रॉम। कभी भी जो तरंग धैर्य होती है वो मीटर में नहीं दी हुई आती है आपको क्वेश्चन में, एग्जामिनर उसको घुमा के एंगस्ट्रॉम में ही देता है। तो आपको याद रखना है एंगस्ट्रॉम क्या मापता है, हमेशा तरंग धैर्य यानी वेवलेंथ को मापता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तरंग धैर्य यानी जो एंगस्ट्रॉम होता है वो किसको मापता है, वेवलेंथ को मापता है। जो इसका सिंबल होता है वो क्या होता है, एक के ऊपर जीरो, एक के ऊपर बिंदु सी होती है, जीरो सा होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल क्या होता है। सबसे पहले आप बता देता हूँ, 2 बल होते हैं। एक तो होता है आपका सेंट्रीपेटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल, एक होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल से बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अभिकेंद्रीय बल को बोलते हैं अपन सेंट्रीपेटल फोर्स। एक तो होता है अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल आप अभी से पता लगा लेना, और एक होता है अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स CF होता है, और ये सेंट्रीपेटल फोर्स CP होता है ना, सेंट्रीपेटल फोर्स होता है। तो ये क्या होता है, अंदर की तरफ लगता है और ये बाहर की तरफ लगता है। आपको याद रखना है वर्टिकल जो गति होती है, वर्ताकार गति, यहाँ पर क्या होता है, स्पर्श रेखीय वेलोसिटी है, स्पर्श रेखीय की डिस्प्लेसमेंट होता है। अंदर की तरफ लगता है एक्सेलरेशन लगता है SC, अभिकेंद्रीय त्वरण लगता है, और अभिकेंद्रीय क्या लगता है, बल लगता है FC। आपको याद रखना है सेंट्रीपेटल फोर्स।
और जो ये होता है बाहर की तरफ जो बल लगता है बाहर की तरफ, उसे बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल आपको पता होना चाहिए बाहर की तरफ लगता है। जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो क्या होता है, त्रिज्या की अनुदिश से लगता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो अपकेंद्रीय बल होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का आभासी बल होता है, वास्तविक बल होता है, दोनों होता है, ननोदिश आपको पता था। जो अपकेंद्रीय बल होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का आभासी बल होता है। क्या होता है, आभासी बल, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम, जो मनुष्य के शरीर होता है उसका जो सामान्य टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, ये आपको बताना है। सामान्य टेम्परेचर कितना होता है, वो होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98 डिग्री क्या होता है, एफ का मतलब होता है फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट। एक होता है डिग्री सेंटीग्रेड, एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, और एक होता है केल्विन, एक होता है केल्विन। आपको याद रखना है कितना होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और इनके मध्य जो संबंध होता है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में, मैं उस संबंध को भी आपको बताऊंगा। उनसे जो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं वो भी आपको बताऊंगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से क्या होता है, गलनांक बढ़ जाता है, गलनांक घट जाता है, धन ऑफ दिस। आपको बता दूं यदि किसी बर्फ़ का जो अपन दाब बढ़ाते हैं तो उसका क्या हो जाता है, जो गलनांक हो जाता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे है, लोलक वाला अपना क्वेश्चन है। लोलक की घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों होती है, आपको बताना है। सबसे पहले जो लोलक का आवर्तकाल होता है वो क्या होता है, ये भी आपकी स्क्रीन पे मैं लिखता हूँ। इसका जो फॉर्मूला होता है T = 2π√L/μ/g। इक्वेशन फर्स्ट, लेंथ को इंक्रीज करोगे तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, जी की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो भी टाइम पीरियड डिक्रीज होगा, है ना। यदि जी की वैल्यू को डिक्रीज करते हो तो टाइम पीरियड इंक्रीज होता है। तो आपको मैं बता दूं जो टाइम पीरियड होता है वो समानुपाती किसके होता है, प्रोपोर्शनल किसके होता है, √L के, यानी लेंथ के समानुपाती होता है। लेंथ को यदि अपन इंक्रीज करते हैं तो टाइम पीरियड क्या होता है, इंक्रीज होता है। यदि टाइम पीरियड इंक्रीज होगा तो घड़ी होगी वो अधिक समय लगाएगी अपना एक चक्कर पूरा करने में, अधिक समय लगाएगी अपने 24 घंटे हावर को पूरा करने में। तो क्या हो जाएगी, घड़ी सुस्त होगी, यानी वो धीरे धीरे चलेगी। यदि अपन लेंथ को कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड घट जाएगा। यदि लेंथ घटेगी तो टाइम पीरियड घटेगा। लेकिन क्या बोल रहा है, सुस्त तभी होगी जब उसमें क्या होगा, समय का मान ज़्यादा होगा। तो सरल लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। तारत्व को इंग्लिश में बोला जाता है पिच, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। आपको एक और एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे जो औरत होती है, जैसे जो महिलाएं होती है, महिलाओं की जो आवाज़ होती है वो सुरीली होती है, लेकिन जो पुरुषों की आवाज़ होती है वो क्या होती है, थोड़ी कड़वी होती है, थोड़ी कर्कश होती है। क्यों, क्योंकि जो महिलाओं में क्या होता है, पिच, तारत्व का जो मान होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। तारत्व का मान जो महिलाओं में क्या होता है, अधिक होता है। ऐसे कोयल और कौवे में भी ऐसे ही होता है। जैसे कोयल की जो आवाज़ होती है वो मधुर होती है और कौवे की आवाज़ जो होती है कर्कश होती है, थोड़ी कड़वी होती है। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे यह है। ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर करता है, आयाम पर करता है, दोनों पर करता है। आपको बता दो जो ध्वनि की पिच होती है वो हमेशा फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आवृत्ति पर जो ध्वनि का जो पिच होता है वो डिपेंड होता है, डिपेंड ऑन पिच बाई फ्रीक्वेंसी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, बर्फ़ से बनी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है। जो बर्फ़ से बनी जो झील होती है उसके नीचे जो मछलियाँ होती है वो जीवित रहती है। क्यों, क्योंकि झील की तली के नीचे जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ नहीं जम पाता है। जो झील जो बर्फ़ जमी होती है, ये बर्फ़ जमी हुई है, तो बर्फ़ तो ऊपर जमी हुई होती है, इसके नीचे जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री, यानी बर्फ़ नहीं जमी हुई होती है। इसके कारण पानी होता है, इसके कारण जो मछलियाँ होती है वो जीवित रहती है, ऑक्सीजन ले पाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, जो प्रतिध्वनि की बात आती है कभी भी, जैसे अपन ध्वनि यहाँ से ध्वनि जा रही है, यदि ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनाई देगी, अपने को प्रतिध्वनि आएगी तो वो किसके कारण आएगी। सबसे पहले ये नियम डॉपलर प्रभाव के नियम पर आधारित है, ये आपको बताना है। ये पता है होना चाहिए आपको, डॉपलर प्रभाव होता है वो ध्वनि पे आधारित होता है। डॉपलर प्रभाव होता है वो किस पर आधारित होता है, ध्वनि पे आधारित होता है। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, ये आपको पता होना चाहिए, परावर्तन के कारण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बच्चों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। परावर्तन के कारण जो होती है ध्वनि की प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, पानी का घनत्व किस टेम्परेचर पर अधिकतम यानी मैक्सिमम होता है, ये आपको बताना है। जो जल होता है, वाटर होता है, जो उसका डेंसिटी होता है वो किस टेम्परेचर पर जो होता है इंक्रीज होता है, मैक्सिमम होता है। कितना होता है मैक्सिमम, किस टेम्परेचर पर होता है, वो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस सेट होते हैं इनमें बिना टाइम वेस्ट के अपन को आगे चलना होता है, क्योंकि अपन जितने क्वेश्चन हिट करते हैं उतने अपने एग्जाम बढ़िया होते हैं। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ये मैंने आपके लिए लल्लू क्वेश्चन लिया था,
बहुत ही सरल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का ताप बढ़ाने पर गति जुड़ जाए। ये आपको पता होना चाहिए। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो समानुपाती होती है किसके, टेम्परेचर के। टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे नहीं पता हो तो आप जैसे किसी वस्तु को या फिर आप किसी गर्म सिलेंडर पे या फिर गर्म तवे पे बैठते हो तो आपकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, आप उससे उठ के आगे भागने लगते हो। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी या फिर गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। और आपको एक और बताता हूँ, जैसे मोमेंटम होता है ना, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में जो संबंध होता है वो क्या होता है, P इज इक्वल टू रूट ऑफ 2m E होता है। 2m के बोल दो चाहे E बोल दो, के का मतलब काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम समानुपाती किसके होता है, रूट एम और रूट काइनेटिक एनर्जी के। आपको यहाँ से अनुपात वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा। जैसे आपको बोल देगा कि मास की वैल्यू कितनी है, 1m है, और दूसरे वाले मास की वैल्यू कितनी है, 4m, तो संवेगों का अनुपात क्या होगा, ऐसे पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्वनि निर्वात में नहीं गुजर सकती, क्यों, इसका कारण क्या है। ये आपको HW देता हूँ, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि आपको इसका आंसर बता दूँ। क्यों, क्योंकि ध्वनि निर्वात में हमेशा इसलिए गति नहीं करती थी, क्यों, क्योंकि ध्वनि को हमेशा क्या चाहिए, ध्वनि को हमेशा क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। क्या चाहिए, मीडियम यानी माध्यम चाहिए। आपको पता होना चाहिए मीडियम चाहिए। और मीडियम क्या होता है ध्वनि के लिए, वायु होती है। क्या होती है, वायु होती है। लेकिन जो प्रकाश होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है, उसके लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, उसको वो निर्वात में भी गमन कर सकता है। कैसे, आपको मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। जैसे ये सूर्य है यहाँ पे, और ये अपना अर्थ है। अर्थ पे तो क्या है, वायु है, निर्वात है, वायु है, यहाँ पे तो मीडियम है। लेकिन जो सूर्य का प्रकाश जो अर्थ पर आता है तो उनसे कहीं बीच में कहीं स्थानों से, ऐसे स्थानों से होते हुए आता है जहाँ पर मीडियम यानी वायु की अनुपस्थिति होती है, लेकिन फिर भी वो लाइट क्या होती है, उसमें से गुजर जाती है। तो इसके हमें पता चलता है कि जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, एक प्रकार से निर्वात में भी गमन कर सकता है, और निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्राश्रव्य तरंग की आवृत्ति क्या होती है। सबसे पहले बताता हूँ, प्राश्रव्य जो तरंगे होती है वो सोनार में उपयुक्त होती है। किसमें, सोनार में और अल्ट्रासोनोग्राफी में उपयुक्त होती है। इन्हें चमगादड़ और कुत्ते बिल्ली यही सुन सकते हैं, क्योंकि इनका जो साउंड होता है वो अत्यधिक होता है, इन्हें मानव नहीं सुन सकते। ये आपको पता होना चाहिए। जो इनकी आवृत्ति होती है वो क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ये आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, अवसर्व्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है। जो अवसर्व्य तरंग होती है, एक तो प्रासर्व्य होती है, एक अवसर्व्य होती है। जो उनकी तरंग की जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो होती है 20,000 हर्ट्ज से। यानी एक तो हो जाता है एग्जाम में 20,000 हर्ट्ज दे देता है, एक बोल देता है आपको 20 किलो हर्ट्ज से कम, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा। किलो का मतलब होता है 1000, 1000 को 20 से कराओगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 20,000। तो अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, चंद्र ग्रहण कब होता है। एक तो आपको मैंने बोला था सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा बीच में आ जाता है, और अमावस्या के दिन होता है। किससे, अमावस्या के दिन होता है। लेकिन जो चंद्र ग्रहण होता है वो कब होता है, पूर्णिमा के दिन। आपको पता होना चाहिए चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा के दिन। ये क्वेश्चन मैं आपको ऐसे नहीं करा रहा हूँ कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं हो, ऐसे मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। PYQ क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं आपको, इसलिए आपको एग्जाम की दृष्टि से इन सभी क्वेश्चंस को देखना है, इन सभी क्वेश्चंस के सोल्व करना है, सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को सोल्व करना है। और जो मैं थ्योरी वाली क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि जो BSF की एग्जाम होती है उनमें 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें ज़्यादा एग्जाम हिट करने के लिए अपन को थ्योरी वाली क्वेश्चन याद होने चाहिए, थ्योरी वाली क्वेश्चन अपने क्लियर होने चाहिए। तो अपन कल मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।